हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 कंटेन SLR, SIDBI, CUTS, ILPIC and list 2 contain working in the field of consumer protection, credit control, industrial policy and facilitating small scale industries. SLR stand for statutory liquidity ratio and it is one of the instrument or tool of a monetary policy of credit control. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से जो RBI है ये कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। SLR इज़ द मिनिमम परसेंटेज और द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू बी कैप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स आर गोल्ड, कैश और एनी टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी. So SLR is related to credit control. SIDBI stands for Small Industrial Development Bank of India. जैसे नाम से क्लियर है, Small Industrial Development Bank. So it is related to small scale industries. CUTS stands for Consumer Unity and Trust Society. कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये एक सोसाइटी बनी थी राजस्थान में 1983 में. कट्स की तरीके से ही कुछ और सोसाइटीज़ हैं कंट्री के अंदर लाइक NSCP नेशनल सोसाइटी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 1989 में बनाई गई थी. ILPIC इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी. इसको हम दत्त कमेटी भी बोलते हैं. श्री दत्त जी ने इसको हेड किया था और उन्होंने रिव्यू किया था हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी को. सो इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 2. The next is indicate the ground on which a complaint under the Consumer Protection Act 1986 shall be invalid. कि on the basis of which कि हम उसके अंदर कंप्लेन नहीं कर सकते. A product having a short weight, अगर किसी प्रोडक्ट का वेट शॉर्ट है, मतलब कि उसके अंदर मेंशन है 1 kg वेट है, पर जब आपने एक्चुअली में उसका वेट करा उसका वेट 1 kg से लेस देन है, तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं. ए सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. ये हमने जब लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर हम किस किस बेस पे कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती. तो इट इज़ वन ऑफ द सर्विस विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अगर हमें कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गिवन इन अ न्यूज़पेपर, हम इसके लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट दी है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और एक्चुअली में वो प्रोडक्ट वैसा नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते हैं. And the fourth one is none of the above. So the answer will be answer number 2. A service provided free of cost is not under the purview of Consumer Protection Act. The next is out of the following which are the 3 components of free food security. Basically there are 3 components of food security. First one is food availability, second is food accessibility and the third one is food utilization. Food availability means हैविंग अ सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ फूड्स अवेलेबल, कि जितना हमें क्वांटिटी ऑफ फूड हमारी कंट्री में या पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए उतना फूड अवेलेबल हो. एक्सेसिबिलिटी मीन्स हैविंग एडिक्वेट इनकम और रिसोर्सेज टू एक्सेस फूड, कि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उस फूड को परचेज कर सके. एंड द फूड यूटिलाइजेशन मीन्स हैविंग एडिक्वेट डाइटरी इनटेक, कि वो उस चीज़ को खा भी सके. मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके पास फूड अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, हम उनको परचेज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल, या फिर हमारी हेल्थ ऐसी नहीं है कि हम उस फूड को इनटेक कर सकें. सो फूड सिक्योरिटी में ये 3 चीज़ें आती हैं. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 2. The next is match the items of list 1 with the items of list 2 and select the correct answer. List 1 contain private ownership and free enterprise. Second contain government ownership and central authority. Third, the market for the sale and purchase of previously issued securities, and the fourth one is the market for new long term capital. And list 2 contains secondary market, capitalism, primary market and socialism.
अब लास्ट वीडियो में भी हमने कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी को डिस्कस किया था। कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है, जितने भी हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो सब किसके हाथ में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, एंड द गवर्नमेंट हैव मिनिमम और नो रोल इन एन economy. So the private ownership is related to capitalism. Government ownership and central authority is known as socialism. Socialism is a kind of economic system in which all the decisions are taken by a government. What to produce, how to produce, when to produce, by whom to produce, ये जितने भी decisions हैं, resources को कैसे use करना है, कौन use करेगा, वो सब कौन लेता है, government. The market for the sale and purchase of previously issued security is known as secondary market. Basically, there are two markets for securities. First one is primary market and the second one is secondary market. Primary market is for freshly issued securities, कि जब आपने न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया है, सेल किया है, तो वो हम करते हैं प्राइमरी मार्केट में। एंड जो हम बाद में ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ की, एक बार इशू करने के बाद जब हम उनको सेल एंड परचेज करते हैं, तो वो पार्ट होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट का। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर फर्स्ट। प्राइवेट ओनरशिप इज़ रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट ओनरशिप इज़ रिलेटेड टू सोशलिज्म, market for previously issued securities is a secondary market, and the market for long term capital, new long term capital, is a primary market. The next is the apex consumer court in India is referred to as, apex मतलब होता है कि highest authority, कि हायरार्की में टॉप लेवल पे कौन सी कंज्यूमर कोर्ट है, दैट इज़ नेशनल कमीशन, या हम उसको बोलते हैं नेशनल फोरम भी बोलते हैं, नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी उसको बोला जाता है। सो द आंसर विल बी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन? विजय एल केलकर, या फिर बोल सकते हैं वी एल केलकर इज़ द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। Which of the following is the procedure of IRDA Act 99? Insurance Regulation and Development Act कि किसका कौन, मतलब किस एक्ट के बाद ये एक्ट आया था, या हम बोल सकते हैं किसको रिप्लेस करके ये आया था, दैट इज़ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। 99 से पहले जितनी भी इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस सेक्टर को जो एक्ट रेगुलेट करता था वो था हमारा द इंश्योरेंस एक्ट 1938। 99 के अंदर IRDA एक्ट आ गया था जिसने इंश्योरेंस एक्ट 1938 को रिप्लेस किया था। The next is, which of the following does not fall in the ambit of the objectives of Competition Act 2002? कि इनमें से कौन सा Competition Act का ऑब्जेक्टिव नहीं है? Encourage competition is one of the objective. Abuse of dominant position is also one of the objective of Competition Act. Regulate merger and acquisition is also one of the objective of Competition Act, but prevent monopolistic rights arising out of intellectual property is not the objective of Competition Act 2002. कॉम्पिटिशन एक्ट में हम मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट तो करते हैं कि कोई मोनोपोली मार्केट के अंदर क्रिएट ना करे, इसलिए हम मर्जर और एक्विजिशन को भी रेगुलेट कर रहे हैं, डोमिनेंट पोजीशन पे भी ध्यान रखने हैं, बट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई हमारी पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, आपने कोई इन्वेंशन करी है तो कॉम्पिटिशन एक्ट हमें उसका राइट देता है कि हम अपनी उस इन्वेंशन को, हम अपनी उस डिस्कवरी को, या जो हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर लेकर आए हैं हम उसको पेटेंट करा सकें, हम उसको ट्रेडमार्क उसका ले सकें, हम उसको कॉपीराइट ले सकें ताकि कोई और उसको कॉपी ना करे। सो द थर्ड is not one of the objective of Competition Act. The next is redressal mechanism for consumer dispute under section 9 of the Consumer Protection Act envisages कि इनमें से कौन सा सिस्टम है, सिंगल टायर सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, या ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की, मतलब या फिर कोई भी हायरार्की है ही नहीं। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर थर्ड, देयर विल बी अ 3 टायर सिस्टम इन अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड द नेशनल फोरम। The next question is related to match the column. List 1 contain fiscal, monetary and industrial policy, social obligation towards several stakeholders, consumers, shareholders, suppliers and creditors, moral principles that define what is right and what is wrong. And list 2 contains social responsibilities, stakeholders, business ethics and economic policies. Fiscal, monetary and industrial policies are the economic policies.
social obligations towards several stakeholders is a part of a social responsibility. Consumers, shareholders, suppliers and creditors all are the stakeholders or the interest group of the organization. Moral principles are related to business ethics. So the answer will be answer number 4th. The next is which one of the following is not correct about the Consumer Protection Act? कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोशल लेडी वर्कर, इट इज़ करेक्ट. डिस्ट्रिक्ट फॉरम में भी एक लेडी वर्कर होती है, स्टेट फॉरम में भी और नेशनल फॉरम में भी. स्टेट फॉरम शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. स्टेट फॉरम में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए. जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट. एंड जो हमारे नेशनल कंज्यूमर कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है इज इक्विवेलेंट टू जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. So the answer number 1st, 2nd and 4th statements are correct. District forum shall consist of a 4 members. No. District forum shall consist of a 3 members. One is president. The other 2 में से एक वुमेन होगी और एक कोई और पर्सन प्रेसिडेंट मेंबर हो सकता है. The next is which one is odd? Economic policies, economic planning and macroeconomic scenarios. So the odd one is social cultural factors. क्योंकि rest 3 are related to our economic environment की economic policy, industrial policy, financing policy, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो हमारा क्या चल रहा है, मतलब कि इकोनॉमिक ट्रेंड हमारी कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 3rd. The next question is also related to match the column. List 1 contains size of market, demographic environment, export oriented units and multinational corporations. List 2 contain globalization of business, foreign trade policy, macro environment and non economic environment. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. सो सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं जिनको हम ईजिली मैच आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अगर हम इसके अंदर देखें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, डी जो पार्ट दिया हुआ है लिस्ट 1 में, एमएनसीज किसका रिजल्ट था, कब से एमएनसीज कंट्री के अंदर आई थी, इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस. कि जब हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था उसके बाद से ही एमएनसीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. सो हम डी को डायरेक्टली 1 के साथ मैच आउट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आर रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ही हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं. जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोसीजर होगा, किनको हम 1 स्टार देंगे. 1 स्टार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, 2 स्टार होती हैं, 3 स्टार होती हैं. तो वो सब हम किस में डिसाइड करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में. सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आर रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फिर आते हैं हमारा, अब आ जाओ साइज ऑफ मार्केट. साइज ऑफ मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स कि मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा डिसाइड करता है कि हमारी साइज ऑफ मार्केट हमारा क्या होगा. हम इंडिया मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सारे हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. And B is demographic environment. Demographic environment is a non-economic environment. So the answer will be answer number 4th. इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, क्लियर कट आप मैच आउट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ क्या है, तो आप जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सबसे पहले आप उनको मैच किया करो, बाद में आप रेस्ट ऑफ दी आइटम्स जो दी हुई हैं उनको आप बाद में मैच किया करो. The next question is government policy concerned with the taxing and spending decision of government. गवर्नमेंट हमारी 2 टाइप की मेनली पॉलिसीज़ बनाती हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू क्रेडिट कंट्रोल एंड फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 1st, फिजिकल पॉलिसी. देखो, प्राइसिंग पॉलिसी इज रिलेटेड टू डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड एग्जिम पॉलिसी स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड, प्राइसिंग पॉलिसी प्राइस डिसाइड करने से रिलेटेड एंड एग्जिम पॉलिसी इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 1st. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स. अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है,
हम जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सोसाइटी में रह के अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है टुवर्ड्स अ सोसाइटी कि उनको रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करें। और CSR के अंदर गवर्नमेंट ने 2% रेट भी डिसाइड किया हुआ है कि 2% ऑफ नेट वर्थ उनको अपना CSR के अंदर एक्सपेंड करना ही करना पड़ेगा, उनको वो खर्च करना ही करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार कि हम लोग देखते हैं कोई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IITs हैं, IIMs हैं, वहाँ पे टाटा ग्रुप्स के नाम से स्कॉलरशिप होती है, वहाँ पे रिलायंस ग्रुप्स के नाम से स्कॉलरशिप होती है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ CSR कि उनके लिए कंपल्सरी है कि उनको वो 2% अपनी इनकम का खर्च वहाँ पर करना ही करना है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा CSR का पार्ट नहीं है। A, reasonable chances and proper system for accomplishment and promotion. No. To supply goods at reasonable price even when there is a seller's market. Yes, it is the responsibility under a CSR कि वो अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट सप्लाई करें, वेदर इट इज़ अ सेलर्स मार्केट। सेलर्स मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे सेलर एक डोमिनेट रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही फ्यू सेलर्स हैं जो उस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, बट फिर भी उनकी ये CSR के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये CSR का पार्ट नहीं है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिंग हर्ड एंड रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवनेस, येस इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर अ CSR कि वो अपने कंज्यूमर्स को एक अपॉर्चुनिटी दें। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको सुनने की, मतलब बोलने की एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर B and D. Then the answer will be answer number 2. Thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF, you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram. Thank you.